वहाँ भी लग रहा है। इस संस्था को मैं संभाल रहा हूँ और यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सज्जन, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब के बारे में ये कह सकता हूँ कि लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक जो उपलब्धियाँ हैं, उनके क्षेत्र में भी देखा जाए तो यहाँ पर एक एक दिग्गज बैठे हुए हैं। डॉक्टर राकेश पांडे हैं, डॉक्टर हरीश अरोड़ा हैं, विजय भट्टाचार्य हैं, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र हैं, प्रमीला नैयर जी हैं, सब नाम आप सब जानते होंगे। सविता चड्डा जी हैं, सरा जी हैं, अंजलि अवस्थी मेरी पत्नी है, कभी कभी कविताएँ लिखती हैं, एक पुस्तक लिखी है उन्होंने। हाँ, अशोक मोना वर्मा जी हैं, उनके पति अशोक वर्मा जी हैं। और फिर बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर बी एल गौड़ हमारे साथ हैं और डॉक्टर अरुण पासवान। सब अपने अपने जंग बहादुर सिंह राणा, ये एक समय था जबकि देश की सीमाओं को संभाला करते थे, आजकल जो है ये काव्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं। और ये फिर मेरे साथी डॉक्टर चेतन लखपतिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बहुत बड़े एक्सपर्ट। और फिर पीछे जितने बैठे हैं, मैं इन सबको छात्र कहूँगा, अपने स्टूडेंट कहूँगा। आप सबका स्वागत है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में बहुत बड़े साहित्यकार, देश विदेश में घूमते रहते हैं, खूब लिखते हैं और लेकिन के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर राकेश पांडे। डॉक्टर साहब आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सत्यवती कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं, 12 से ज़्यादा पुस्तकें हैं और इनकी वो पुस्तकें जो कि विश्वविद्यालय में, अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। डॉक्टर वीर शंकर मिश्र। और फिर हमारे बहुत अजीज मित्र बहुत लिख रहे हैं, डॉक्टर हरीश अरोड़ा। आपका भी स्वागत है, आइए। डॉक्टर चेतन, इनका स्वागत कीजिए। एक ऐसी लेखकों की राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो कि उनके हितों का संवर्धन कर सके। और यह संस्था आई और उसके बाद डॉक्टर बी आर मांडलेकर के बाद डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, कादम्बरी के संपादक, उन्होंने इसका कार्यभार संभाला। हमारे साथ डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक वो रहे और डॉक्टर विंदेश्वर पाठक और डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, इन दोनों के नेतृत्व में यह संस्था जो है बहुत आगे बढ़ती चली गई। और ये भी एक सत्य है कि आज तक यहाँ पर जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें डॉक्टर विंदेश्वर पाठक की हमेशा भागीदारी रही। दुख की बात है कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया। बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, जितना बड़ा काम उन्होंने किया है बहुत थोड़े से लोग वो करते हैं, तो वे आज नहीं हैं। उनके पुत्र उनके कार्य को संभाल रहे हैं, वो आज नहीं आ पाए। उनकी तरफ से डॉक्टर अवधेश शर्मा, जो सुलभ इंटरनेशनल के सीनियर एडवाइज़र हैं, अपने आप में प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, वो हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि आप ताली बजा के इनके स्वागत करें। लेखक का उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद।
इस बीच में हमारे महासचिव डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी का सर 93 साल के हैं। सर इधर आए। शुरू से ऑल इंडिया के मेंबर हैं और कोई अधिवेशन इन्होंने नहीं छोड़ा। बहुभाषी रही है और यह बहुभाषी संस्कृति बहुत समय से शुरू से जो है वो होती रही है, आती रही है। प्राचीन काल से ये परंपरा चलती रही है और ये जीवंत परंपरा भी है। अंग्रेजों ने आके इस पे रोक लगाने की कोशिश की और एक एकरूपता को उन्होंने लाने की कोशिश की। मैं कॉले इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीज़ उन्होंने जोड़ दी। अंग्रेजी के साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार। इसके कारण से बाकी भाषाएं जो हैं वो दबने लगी। फिर शुरू का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको भी आप देखिएगा तो वो अंग्रेजी परस्त था। अंग्रेज परस्त तो नहीं था, अंग्रेजी परस्त था और काफ़ी समय तक वो चला। लेकिन जैसे ही वो जन आंदोलन पर परिवर्तित हुआ वैसे उनको समझ में आ गया कि ये अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, जो लोकल भाषाएं हैं उनको आपको अपनाना ही होगा। गांधी जी थे जिन्होंने नागपुर के अधिवेशन में 1920 में भाषाई आधार पर जो है कांग्रेस का संगठन किया और भाषाई राज्य जो बाद में बने उन सब की नींव जो है वहीं पर पड़ गई। 1936 में उड़ीसा भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है वो बनता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शुरू में तो नेहरू जी ने और जो कांग्रेस थी उन्होंने जो अंग्रेजी व्यवस्था थी उसी को अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के भाषाई राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के कारण जो है हम देखते हैं कि अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा। आंध्रा पहला राज्य बना तेलुगु के लिए। फिर 1956 में पुनर्गठन हुआ, राज्य बने। और जो पहले शक था तो उसके बाद पंजाब, बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में, फिर पंजाब जो है पंजाब और हरियाणा में। और आप ये देखिएगा कि कुछ लोगों का ख्याल था, उनमें नेहरू जी भी शामिल थे, कि शायद इससे जो है देश के अंदर विध्वंसकारी शक्तियाँ जो हैं बढ़ेंगी। हुआ बिल्कुल उल्टा, एकदम से शांति स्थापित हो गई और आज कोई भी हमारे यहाँ पर अलगाव की बात नहीं करता। इसका कारण यही है कि जो जीवन परंपरा जो रही उसको दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर जैसे ही उसको पूरी इज्जत दी गई तो हम देखते हैं कि वो भारत जो है वो हमारे सामने है। नेहरू जैसे कहा करते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जिस दिन ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी उस दिन ये देश खत्म हो जाएगा। और ये देश खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ की जो जीवन परंपरा है, बहुभाषी समाज है यहाँ का, बहुभाषी संसार है, वो जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। सारी जो भाषाएं हैं वो सब समृद्ध हैं, सबके पास बहुत अच्छा लिटरेचर है। जैसे समय बीता जा रहा है उनके अंदर भी ये भावना आ रही है कि उनको अपने आप को विकसित करना है। तो सब भाषाएं, हिंदी बढ़ रही, हिंदी तो खैर अभी बहुत पुरानी भी नहीं है, सब भाषाएं जो हैं वो इस तरह से बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के ये कि भारत की बहुभाषी भारत जो है उसकी एक जीवन परंपरा है बहुभाषीपन का, वो हमने अब समझ लिया। मैंने संक्षेप में बताया, टाइम बहुत कम है और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर हरीश अरोड़ा को। इतिहास की ओर दृष्टि डालकर देखें तो वैश्विक संदर्भों में जिन राष्ट्रों में बहुत सारी भाषाएं रही हैं उन राष्ट्रों में सबसे अधिक संघर्ष भी रहे हैं। यहाँ तक कि कई राष्ट्र ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर ही बने हैं। लेकिन वैश्विक संदर्भों में ही देखकर चलिए भारत को, तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ
विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी, विभिन्न भाषाओं के साथ साथ अनेक बोलियों के होते हुए भी इस राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना ने संपूर्ण विश्व में इसकी एक अलग पहचान भी बना कर रखी है। आप जानते हैं कि लगभग भारत में इस समय 1670 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, और एक डाटा अभी कुछ समय पहले आया था कि आने वाले समय में लगभग 2050 तक विश्व में केवल 10 प्रमुख भाषाएं रहेंगी, जिन 10 प्रमुख भाषाओं में से 2 भाषाएं भारत की रहेंगी, जिनमें एक हिंदी भाषा और दूसरी तमिल भाषा के संदर्भ में ये विचार किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी ये डाटा इकट्ठा किया वो शायद भूल गया कि भारत के लोग अपनी सांस्कृतिक चेतना को बचाए रखने के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए अपनी भाषा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे और रहेंगे। भारत में एक मौखिक परंपरा के द्वारा हमने जीवन पर्यंत अपने साहित्य और साहित्य के साथ साथ अपनी भाषा का जो संरक्षण किया है, यह वैश्विक चेतना के संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र को यदि पराजित करना हो तो उस राष्ट्र की संस्कृति को सबसे पहले नष्ट करना बहुत जरूरी होता है, और यह भारत के साथ बहुत पहले से रहा है। भारत में जब जब किसी ने, जिस आक्रांता ने भारत पर आक्रमण किया, उसने सबसे पहले यहाँ के साहित्य को खत्म करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे जानता था कि अस्मिता है, यदि उसे समाप्त कर दिया जाएगा तो इस राष्ट्र को पराजित करना बहुत आसान होगा। लेकिन हजारों वर्षों अनेक आक्रांताओं के द्वारा भारत पर बार बार आक्रमण करना, भारत को पराजित करने का प्रयत्न करने के बावजूद भी भारत ने इस कारण से अपनी सांस्कृतिक चेतना को बचाए रखा क्योंकि उसके पास बहुत सारी भाषाएं रही, और उन भाषाओं में नित्य वे विचार रहे जिसने हमारी जीवन चेतना को एक दिशा प्रदान की। हमने अपने साहित्य को केवल लिखित माध्यम से नहीं बल्कि मौखिक माध्यम से भी संरक्षित किया, और उसी का ही परिणाम रहा कि हजारों वर्षों के बाद भी संपूर्ण विश्व में यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीन संस्कृति के राष्ट्र के रूप में भारत को आज भी पहचाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार संपूर्ण विश्व की दृष्टि भारत की ओर बढ़ना शुरू हुई है। भारत ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपनी भाषाओं को जीवंत बचाए रख सकते हैं, तभी जाकर इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर आसीन कर पाने में हम समर्थ होंगे। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसके साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ती है, और साहित्य स्वाभाविक है कि भाषा के माध्यम से ही जीवित रहता है, लेकिन वो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हमेशा बना रहना चाहिए। भारत में एक मौखिक साहित्य की जो परंपरा रही है, उस लोक साहित्य को जिसमें जीवन और जीवन के वे पक्ष जो क्षेत्रीयता के आधार पर भारतीय समाज में उत्पन्न होते थे, वे संस्कृति के वे पक्ष बने जिसने एक सामूहिक संस्कृति का निर्माण किया। अलग अलग राज्यों की भले ही संस्कृतियां विभिन्न हो सकती हैं। कई लोगों ने यहां भी कहा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, शायद इसी कारण से भारत कभी इकट्ठा नहीं हो पाता, लेकिन विश्व इतिहास मानता है कि भारत के लोगों ने हमेशा एकजुट होकर विश्व के समक्ष ये बात सिद्ध करके दिखाई है कि वे पराजित होने वाले लोग नहीं है, और उसकी सांस्कृतिक चेतना के जो प्रतिमान है, उन प्रतिमानों में हमारी आध्यात्मिकता का पक्ष इतना मजबूत है कि आज भी विश्व के समक्ष हम अपनी आध्यात्मिक चेतना से भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने में अग्रसर रहे हैं। आप भारत में ही अभी का उदाहरण देख लीजिए, तात्कालिक उदाहरण है राम मंदिर के निर्माण के पश्चात जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, संपूर्ण विश्व की ओर, संपूर्ण विश्व की दृष्टि भारत की ओर थी, और उसी दौरान अनेक ऐसी पुस्तकों का निर्माण, अनेक ऐसी पुस्तकों का रीप्रिंट होकर भारत में आने लगा, जिनमें लगभग भारत की 300 भाषाओं की राम कथाएं हमारे सामने आज के समय में उपलब्ध हुई है। मैं ये मानता था कि संपूर्ण विश्व में केवल 300 भाषाओं में रामायण लिखी गई है, लेकिन भारत की भाषाओं में ही जब 300 भाषाओं में रामायण मिलती है, और भारत के अलावा विश्व के अन्य भाषाओं में जो राम कथा के स्वरूप हमें मिलकर चलते हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना भाषाई दृष्टि से किस रूप में आगे बढ़ती चली गई है। अनेक राष्ट्रों की भाषाएं ऐसी हो सकती हैं कि जो हमारी भारतीय भाषाओं से भिन्न होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वह राम कथा पहुंची है तो स्वाभाविक है कि उस राम कथा को पहुंचने के पीछे उसके सूत्र, उसकी जड़ें भारत में मौजूद रही होंगी, और वही जड़ें भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा को आज के समय में पुनः लक्षित करके चलती है। मैं समझता हूं कि बहुभाषिकता किसी भी राष्ट्र के लिए, जो लोग कहते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है, बल्कि भारत के संदर्भों में देखकर चलें कि भारत ने हजारों वर्षों तक ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि बहुभाषिकता के माध्यम से हम अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के विभिन्न रूपों को विश्व के समक्ष ला पाने में समर्थ होते हैं। हर क्षेत्रीय भाषा में, हर क्षेत्रीय भाषा की सांस्कृतिक चेतना भिन्न हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वे उपमन के समान है। उसका एक कलर कॉन्शियसनेस जो होती है वो अलग तरीके से दिखाई देकर चलती है। लेकिन यदि किसी एक बगीचे में केवल लाल फूल हो तो शायद वो मजा नहीं आता,
ये भारत की खासियत है। भारत ने अपनी बहुभाषिकता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रंगों के फूलों को जिस तरह से सांस्कृतिक संदर्भों में पिरोया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वही फूल संपूर्ण विश्व की सुगंधी का सबसे बड़ा लक्ष्य बनकर चलेंगे। उसी के पीछे एक चेतना के रूप में भारत संपूर्ण विश्व का पुनः नेतृत्व करने के लिए समर्थ रूप से तैयार हो रहा है और आने वाला समय पुनः भारत को विश्व गुरु की ओर आसीन करने में लक्षित रहेगा। बहुत सही बात इन्होंने कही। पड़ोस में पाकिस्तान है, उन्होंने उस बहुभाषिता पर जो है, बहुभाषिकता जो है उसका सम्मान नहीं किया, वो टूट गया और अब और टूटने की कगार पर है। हम लोगों ने सम्मान दिया उसको, इसलिए हम लोग जो हैं अभी तक बने हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राकेश पांडे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बहुभाषी भारत, जो भारतीय संस्कृति है। अब बहुभाषी, जब हमारा संविधान, उसमें पूरा संविधान में जो भाषाई विमर्श है, उस भाषाई विमर्श में जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसकी जो मूल तर्क है, उसमें मूल, चाहे राज्यों का विभाजन की बात हो या हिंदी के राजभाषा बनने की बात हो, सब जगह पर ये भाषाई विमर्श है और जिसके केंद्र में बहुभाषाएं ही हैं, क्योंकि बार बार जो भाषाओं का संवाद टकराव है वो हमारी विभिन्न भारत की भाषाएं हैं। वैसे तो हमारे लोक में भी कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। मित्रों, मैं बात, क्योंकि मुझे लगा पता है कि 10 मिनट में समेटनी है, बहुत लंबे नहीं जाऊंगा। अभी हमारे अवस्थी जी ने उड़ीसा का एक जिक्र किया था। मैं संयोग से जब आ रहा था तो मैंने जो संविधान सभा में उड़ीसा का एक ये बाकायदा अवस्थी जी उल्लेख आया कि जब उड़ीसा को बनाया जा रहा, उसका जब किया जा रहा था, तो जनपदों में किस प्रकार से एक ही जनपद में, जब हम कहते हैं कि मातृभाषा में हमको शिक्षा देनी है, लेकिन एक ही जनपद में, एक ही राज्य में इतनी भाषाएं हैं कि वो मातृभाषा क्या होगी इसका निर्धारण करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं आपको एक इसमें, जैसे हमारी साथ में आदिवासी भाषाएं भी हैं और साथ में दक्षिण का भी जो मामला था वह एक बड़ा विचित्र था। उसके भी हमें ये एक 2 मई 1947 को हमारे यहाँ पर घोषणा की गई कि जो राज्यों में जो भाषा के अनुसार से जो हमारे राज्य बनेंगे उसकी 2 समितियां बनेंगी और उन 2 समितियों को लेकर बातें हुई। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं संक्षेप करते हुए, जो अवस्थी जी ने कहा, तो उड़ीसा के, मैं पहले को पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हमारे बहुभाषा में क्या दिक्कतें हैं। और संस्कृति एक है, सब लोग वही त्यौहार मनाते हैं, वहीं पर अपने तरह तरह से जितने भी हमारे रीति रिवाज है उसको पूरा करते हैं। लेकिन साथ में चीज़ क्या है, उड़ीसा के दक्षिण भाग में भी यही हुआ। उत्कर्ष यूनियन का 40 वर्षों से अधिक समय से उड़ीसा को प्रांत बनाने का आंदोलन किया था ताकि उसे अल्पसंख्यक अधिकार मिल जाए। अब जब उन्हें पृथक प्रांत मिला तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? उन्हें निश्चित अधिकार, क्योंकि उन्हें निश्चित अधिकार मिल गए। अब भाषा का मुद्दा खड़ा हुआ। उड़ीसा के 6 जिलों में से एक ही ऐसा है गंजाम जिला, जहां पर भाषा संबंधी अनेक समस्याएं हैं। 1906 के गजेटियर में लिखा है कि इस जिले की भाषा सचमुच एक आफत है। गंजाम में 1000 में से 940 मनुष्य अपनी तेलुगु भाषा बोलते हैं, 14 मनुष्य उड़िया बोलते हैं, 9 खोंद बोलते हैं गुदाबा और 5 हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। इतनी संख्या के पीछे 446 व्यक्ति उड़िया बोलते हैं, 240 खोंद बोलते हैं, 180 तेलुगु बोलते हैं, 56 सवारा परोज बोलते हैं, 23 गंदाका बोलते हैं, 11 कोया बोलते हैं, 3 हिंदुस्तानी बोलते हैं, 3 गोंडी बोलते हैं, 5 लवादी, बस्तरी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी आदि। अब इतनी भाषाएं हम ही लोग नहीं जानते, इनके नाम वही क्षेत्र के लोग जानते होंगे ये कौन सी भाषाएं हैं। लेकिन यही भारत का सौंदर्य है, सबकी अपनी एक संस्कृति है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, जब 21 में यंग इंडिया में जब लिखा था कि जब ये हिंदी अंग्रेजी की बहुत बातें चल रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हिंदी को अंतर प्रांतीय भाषा बनना होगा। उनको पता थी एक समस्या है भारत में, लेकिन जब एक प्रांत के आदमी का व्यक्ति, एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत के व्यक्ति से बात करेगा, जो कि प्रायः नहीं हो रहा है, हम लोग अंग्रेजी में बात करने लग जाते हैं, तो गांधी जी का ये था कि इसको हमें अंतर प्रांतीय बनाना होगा हिंदी को, कि एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत के व्यक्ति से बात करे तो वह हिंदी में बात करे। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। संविधान जब बन रहा था, जब 8वीं अनुसूची का निर्माण हो रहा था, तब यही भाव था।
8वीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित की गई उसके मूल भावना भी यही थी, जो भारत की बहुत हमारी जो ये बहुभाषीयता है, ताकि कोई अपने आप को छोटा न समझे, ताकि किसी से कोई महत्व कम ना हो। जब हिंदी का विरोध किया गया, जब दक्षिण भारत से हिंदी का विरोध हुआ, मैं उसमें एक वक्तव्य भी लेकर आया हूँ, ताकि हमें, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी क्या भावना थी, वो हिंदी को स्वीकार करने में क्यों हिचकिचा रहे थे। ये बात सत्य है कि तमिल एक बहुत सशक्त भाषा है, उसका बहुत समृद्ध साहित्य है। तो लेकिन जब हिंदी के साथ क्या था कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का हिंदी बोलता था, तो उन्होंने जो, मैं इसलिए वक्तव्य कुछ लेकर आया हूँ मैं अपनी किताब में से, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि जो बहुभाषिकता है हमारे देश की, अगर ये कहीं न कहीं विवाद का कारण रही है, यही हमारी ताकत का कारण भी रही है। इन भाषाओं से हमने बहुत ज्ञान सीखा है। अब उसमें देखिए, मैं हमारे ये एक टी.ए. रामलिंगम जी ने हिंदी का विरोध किया संविधान सभा में, तो वो बहुत सीधे सीधे लिखते हैं। वो ऊपर की हिंदी जो कोई बहुत समृद्ध भाषा नहीं है, हमारे क्षेत्रों की भाषाएं हिंदी से अधिक विकसित हैं और उनका साहित्य भी हिंदी के साहित्य से अधिक बृहद है। यदि हम हिंदी को स्वीकार करने जा रहे हैं तो इस कारण नहीं कि इसकी यह उत्कृष्ट भाषा है, इसका कारण नहीं कि वह एक अधिक सुसंपन्न भाषा है, इसका कारण यह नहीं कि वह संस्कृत के समान अन्य भाषाओं की जननी है। इस प्रकार से कोई बात नहीं है कि उसके कारण कि उसे हम केवल इस कारण से स्वीकार करने जा रहे हैं कि बहुत लोगों की भाषा हिंदी है। बात यह नहीं है कि देश के अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं, केवल बात इतनी है कि भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। केवल इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि हिंदी को सारे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि जितनी भी भारत की भाषाएं हैं, इसमें सब में अपने अपने गुण हैं और संविधान सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि कौन सी भाषा अधिक समृद्ध है। तो यह बहुभाषिकता का जो हमारा जो आज का ये थीम है, ये हमारी संविधान सभा के जब हमारी डिबेट्स हो रही थी, जब हमारी बहस हो रही थी, उसमें भी इस चीज़ को रखा गया। और जहाँ तक संस्कृति की बात है, संस्कृति क्या है? संस्कृति को आप लोग बहुत तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं।